स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री ऑफ आयरन के बारे में। केमिस्ट्री ऑफ आयरन में जो सिंबल इस्तेमाल होता है यहाँ पर Fe है, और Fe हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आयरन का बेसिकली एक्चुअल नाम फेरम है, इसलिए हमने Fe का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और ये लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 4s2 3p6 और 3d6 और 4s2 है। तो इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है और 4s में 2 है, तो लिहाजा इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 8 है। अब आयरन जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है हमारे पास +2 से लेकर हमारे पास +6 में, और ये +7 और 8 इसलिए नहीं करते, इसका साइज स्मॉलर होता है और जिसकी वजह से ये 7 और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। और इसका जो +2 से +6 तक इसके कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, और इसमें से जो +2 और जो +3 है ये इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको ये याद रखना है कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3 +4 +5 +6 से है, और जबकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 है। अगर आयरन में +2 हो तो इसको हम फेरस कहेंगे, आयरन 2 कहेंगे। अगर हमारे पास +3 हो तो इसको हम कहेंगे हम इसको फेरिक कहेंगे, और इसको हम आयरन 3 भी कह सकते हैं। आयरन को कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, आयरन एज अ कैटलिस्ट इन हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस में हम इसको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लाइक हेबर प्रोसेस में हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बनाते हैं, N2+ और 3H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, आयरन कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और अंडर द सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर तो हमारे पास अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए इस मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे कि आयरन यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या रोल अदा करता है। कैटलिस्ट का काम ये होता है कि रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो केमिकली चेंज हुए बगैर वो वापस मिल जाता है। तो यहाँ पर जो आयरन यहाँ पर यूज़ किया गया है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, तो आयरन हमें पता है ये हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ट्रांजिशन जो एलिमेंट होते हैं ये पोरस होते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं, फ्री स्पेसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है आयरन, अपने सरफेस के ऊपर जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है इनर्ट गैस है, इनको ब्रेक करके एटॉमिक फॉर्म में तब्दील करता है। ये आपको आयरन दिखाया गया, ये हमारे पास ये आयरन का सरफेस है। एड्जाब होता है, एड्जाब का मतलब किसी चीज़ का सरफेस के ऊपर जो है ना लगने का नाम क्या है, एड्जाब्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है ये अपने सरफेस में फ्री स्पेसेस के अंदर, यानी ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है इनको एटॉमिक फॉर्म में तब्दील करता है। जो ही एटॉमिक फॉर्म में तब्दील करता है तो एटॉमिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, NH बनाते हैं, फर्दर रिएक्शन करके NH2 बनाते हैं, और फर्दर रिएक्शन करके हमारे पास NH3 बनाते हैं, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में हासिल होता है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो ये NH3 क्या होता है, दोबारा गैसियस फॉर्म में तब्दील होता है और इसकी डिसॉर्प्शन हो जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होगा, गैसियस फॉर्म ऑफ अमोनिया हासिल होता है, और इसी तरह से आयरन एट द एंड ऑफ रिएक्शन ये वापस हमें मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे आयरन के रिएक्शन के हवाले से। आयरन 2 तरह के कॉम्प्लेक्सेस नॉर्मली शो करता है, जिसमें से एक हमारे पास है हेक्सा एक्वा आयरन 2, और जो कि इसका फार्मूला है Fe+2, और वाटर के 4 मॉलिक्यूल है, और वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, और इसलिए इसका नाम क्या होगा, हेक्सा एक्वा आयरन 2। और इसका जो नेचर है ये एसिडिक नेचर का होता है, जबकि दूसरा जो कॉम्प्लेक्स शो करता है वो हेक्सा एक्वा आयरन 3, और ये मोर एसिडिक होता है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि आयरन +2 और आयरन +3 क्या होता है, ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी आयरन +3 +2 से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि हमें पता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जब जितना आ जाता है इतना एसिडिक पावर इंक्रीज होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद करना है, वो ये है कि नॉर्मली Fe2 का जो साल्ट होगा या जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमेशा इसका कलर ग्रीन होगा, और जबकि हमारे पास Fe+3 का यानी फेरिक का जो कलर होगा वो या तो येलो होगा या तो ब्राउन होगा।
इसके बाद ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस का हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये कराएंगे, तो इसके बाद इनको अमोनिया के साथ ये कराएंगे, इसके बाद कार्बोनेट के साथ, और इसके बाद हम थायोसाइनेट आयन के साथ। तो हमारे पास देखें कि रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, तो सबसे पहले हम आयरन 2 को एक्वस फॉर्म में रिएक्शन करवा लेते हैं। तो ये हमें पता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये स्ट्रांग बेस है, और स्ट्रांग बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना और जो कंपाउंड है इसको डीप्रोटोनेट करना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिलाइन है, ये 2 हाइड्रोक्सिलाइन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल को डीप्रोटोनेट करेंगे और हमारे पास क्या होगा, 2 यानी ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल के प्रोटॉन के साथ मिलकर 2 मोल वाटर बनाएंगे और 2 हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी तरह से ओवरऑल जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज 0 है, ये -2 हुआ और ये हमारे पास +2 है। इसका नाम होगा टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोऑक्सो फेरस 2 होगा। अगर यही बेस को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, Fe3 के साथ, तो ये 3 प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट कर देगा, तो हमारे पास क्या होगा कि -3 और ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और 3 मोल ऑफ वाटर बनेगा। इसी तरह से देखिए इसका कलर +2 था, तो ये +2 से +2 ही है, तो ये ग्रीन कलर से ग्रीन कलर ही होगा, और इसका कलर में थोड़ी सी चेंज आ रहा है, वो ये है कि येलो कलर ब्राउन कलर में चेंज होता है। इसके बाद अगर हम इसी 2 कॉम्प्लेक्स को यानी Fe+2 को और Fe+3 को रिएक्शन कराएंगे हम अमोनिया के साथ, तो क्या होगा, अमोनिया क्या चीज़ है, देखें अमोनिया भी यहाँ पर हमारे पास बेस है, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको डीप्रोटोनेट करेगा। यहाँ पर Fe+2 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल डीप्रोटोनेट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये -2 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये भी 0 है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो अमोनियम बनेगा। इसका नाम क्या है, टेट्रा एक्वा डाइहाइड्रोऑक्सो फेरस 2 है। अगर इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 भी लगा लेते हैं, तो ये बेस से हमें पता है अमोनिया, तो ये क्या करेगा, फेरस 3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल को डीप्रोटोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा -3 बनेगा, ये 0 है, तो ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। और इसी तरह से ये येलो से ये रेडिश कलर में चेंज होगा। इसके बाद अगर यही 2 कॉम्प्लेक्स हम रिएक्ट कराएंगे कार्बोनेट के साथ। अब कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट बेसिकली क्या है, एक वीक बेस है, और ये वीक बेस होने की वजह से ये क्या करता है, ये आयरन +2 को ये डीप्रोटोनेट नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि आयरन +2 जो है ये वीक एसिड है, तो लिहाजा ये लिगेंड के तौर पर इस्तेमाल कर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर लेता है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज, ओवरऑल हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है और यहाँ से वाटर के 2 मोल यहाँ से निकल जाते हैं, तो 1 मोल निकलेगा क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज है। तो हमारे पास इसका नाम क्या होगा, पेंटा एक्वा कार्बोनेटो फेरस, हमारे पास क्या है 3 है। इसको फेरस 2 कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास फेरस 2 है। अगर यही कार्बोनेट को हम क्या करते देखें, ये हमने बोला था ये एक हमारे पास वीक बेस है, अगर यही कार्बोनेट को हम अगर 3 यानी फेरिक के साथ रिएक्ट करा लेते हैं, तो ये क्या कर लेता है, इसको रिप्लेस नहीं करता है बल्कि इसको डीप्रोटोनेट। अब सवाल है कि डीप्रोटोनेट क्यों किया, F2 को इसने रिप्लेस कर दिया लेकिन फेरिक को इसने डीप्रोटोनेट कर दिया। इसका रीज़न ये है कि F जो फेरस है ये वीक एसिड है और फेरिक क्या है, स्ट्रांग एसिड है, तो लिहाजा इसको पूरा को डीप्रोटोनेट कर देगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा और डीप्रोटोनेट करने के लिए यहाँ से 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और इसके जगह में हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हम 3 वाटर के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास देखें -3 है, ये 0 है, तो इसका नाम क्या है, ट्राई एक्वा ट्राइहाइड्रोऑक्सो फेरस 3 है। अच्छा, अगर यही रिएक्शन हम कराएंगे
यानी साइनेट आइन के साथ। ये थायोसाइनेट आइन है, देखें। अब थायोसाइनेट आइन भी एक हाईली वीक बेस होता है, लेकिन ये जो है ना, यहाँ पर ये बेस के तौर पर काम नहीं करेगा, ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका साइज़ बड़ा है और ये हाईली वीक बेस होता है। तो लिहाजा ये क्या करेगा, यानी Fe+3 के साथ रिएक्ट करा लेंगे तो हमारे पास देखें ये एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। अब हालांकि इसको तीन करना चाहे, एक करेगा। एक इसलिए करेगा क्योंकि जो थायोसाइनाइड होता है इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो Fe+3 ये 3 को एकोमोडेट नहीं कर पाता है, तो लिहाजा इसने एक वाटर मॉलिक्यूल एकोमोडेट कर जो है ना रिप्लेस कर दिया, और एक थायोसाइनाइड इसके अंदर क्या हुआ, जो है ना अटैच हुआ, और यहाँ से देखें एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर हम 1 लगा लेते हैं, और हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड क्या है, पेंटा एक्वा, यानी पहले हमारे पास वाटर 6 था, अभी 5 रह गया, और साथ साथ क्या होगा इसके, पेंटा एक्वा और साइनाइटो और साइनेटो, इसको साइनाइड को हम साइनेटो कहेंगे, ये -1 चार्ज रखता है, और फेरस, और यहाँ पर हम इसको फेरस, हम यहाँ पर इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो हमारे पास चार्ज भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज आएगा ये याद रखना है कि ये -2 होगा, तो ये फेरस क्या होगा, 3 यानी 2 आइन होगा, और इसका जो कलर होगा वो हमारे पास देखें रेड कलर से ये येलो कलर से क्या बन जाएगा, ये रेड कलर में तब्दील होगा। तो इसी तरह से ये रिएक्शन जो थायो साइनेड है, इसको केमिकल टेस्ट के लिए भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जो थायोसाइनेड है इसका एक तो साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये एज आ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है, और लेकिन ये 3 के 3 इसके साथ एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, और लिहाजा एक वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करेगा। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होगा तो यहाँ पर देखिए +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके ऊपर ओवरऑल क्या होगा, +2 चार्ज होगा, और इसका नाम होगा पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो, और फेरस 2 इसका नाम होगा।